नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं 7वीं के राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 8। बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में एक शब्द आया है अखा तीज। तो अखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया, और इसे कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बाद में बताया कि ये जो पुरानी रीति रिवाजें हैं ये हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्यावध व दास प्रथा जैसी प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थीं। अब काफ़ी कम हो गई है। कई जगह हैं आज भी जहाँ पर ये प्रथाएं चलती हैं, किंतु अब काफ़ी कम हो चुकी है। प्राचीन काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम और कार्य विभाजन पर आधारित सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला और यह पूर्ण रूप से जन्म आधारित बन गई। इसमें धीरे धीरे नकारात्मक का समावेश भी हुआ। हम जानते हैं कि समाज का व्यक्ति के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक व्यवस्था मस्तिष्क को खुलापन देती है और नकारात्मकता कई विकृतियों को जन्म देती है। उस समय विवाह संस्था सामाजिक व्यवस्था एक मजबूत रूप बनी हुई थी। इसी के चलते कुछ परंपरा और मान्यताओं का सही रूप प्रासंगिकता नहीं बनाए रख सका और इसे विकृत रूप में समाज में अनेक समस्याओं को जन्म दिया। बाल विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा, कन्यावध, दास प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में फैल गई। तत्कालीन सामाजिक सुधारकों ने ब्रिटिश सरकार के प्रयासों से इसे दूर करने के दिशा में कार्य किया। अभी है राजस्थान में सामाजिक सुधार, सीधा लिखा है सामाजिक सुधार। तो राजस्थान में सन 1818 से 1947 तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा था। 1818 से 1947 तक। 1818 में सबसे पहले संधि होती है राजस्थान में रियासतों से। ब्रिटिश सरकार भी इन सभी मुद्दों को अपने हस्तक्षेप की नीति के चलते सीधे जनता के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। इसलिए पहले आवश्यक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण पक्ष जैसे शिक्षा को लेकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के प्रयास राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे। रियासत काल में राजपूताना के विभिन्न शासकों ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सबसे पहले है सती प्रथा उन्मूलन। सती प्रथा का राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में भी प्रचलित थी। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। मध्यकाल में किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने। ब्रिटिश काल में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कब? 1829 में। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। किसने? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में, कहाँ पर? जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया। पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी, तो वो बूंदी में रोक लगी थी। और सर्वप्रथम पूछा जाए कि सती प्रथा निषेध कानून कहाँ पारित किया गया था, तो वो जयपुर में किया गया था। इसके पश्चात कोटा, जयपुर और मेवाड़ भी सती प्रथा का उन्मूलन हेतु बनाए गए। इसके बाद में है कन्यावध प्रतिबंध। क्या है? कन्यावध प्रतिबंध। ये ऊपर एक शब्द आया लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर है कन्यावध प्रतिबंध। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी कहाँ घोषित किया गया, तो कोटा में। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को गैर कानूनी कहाँ कहाँ रोका गया, तो बूंदी में। और कन्यावध पर प्रतिबंध कहाँ लगा और उसे गैर कानूनी कहाँ घोषित किया सर्वप्रथम, तो कोटा में। इसके पश्चात बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह, अनमेल विवाह निषेध कानून। बाल विवाह की छोटी उम्र में शादी हो गई, और अनमेल विवाह की छोटी लड़की और बहुत बड़ा या बूढ़ा आदमी है, या फिर उल्टा कर दिया कि बहुत छोटा लड़का और बहुत बूढ़ी आदमी। पर पहले के टाइम में क्या होता था, लड़कियां बहुत छोटी होती थी, एकदम छोटी छोटी, और जो आदमी होते थे वो लगभग बूढ़े होते थे। कम उम्र की कन्याओं का उनसे अधिक अवस्था के पुरुषों से विवाह करना, अनमेल विवाह तथा अवयस्क बालिकाओं का विवाह कर देना, दोनों ही कुप्रथाएं समाज में प्रचलन में थी। इससे बालक बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, जो प्रगतिशील समाज के लिए उपयुक्त नहीं थी। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल विवाह एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया। कब? 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह पर निषेध कानून बनाया।
दास प्रथा उन्मूलन। भारत में दास प्रथा प्राचीन काल से अस्तित्व में थी। राजस्थान भी सछूता नहीं रहा। मुगलों के आगमन के बाद इस प्रथा को और बढ़ावा मिल गया। दासों की संख्या के आधार पर कुल और परिवारों की प्रतिष्ठा एवं उच्चता का आंकलन होने लगा। ये शासक सामंतों एवं धनिकों के यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए रहते थे। इनकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस प्रथा को चाकर या हाली के रूप में समझा जा सकता था। इसे समाप्त करने हेतु 1833 में चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त किया। जो दास प्रथा है उसे किसके द्वारा समाप्त किया गया? जो 1833 का चार्टर एक्ट है उसके द्वारा समाप्त किया गया। और जो कन्यावध था उसे सर्वप्रथम कहाँ गैर कानूनी घोषित किया? कोटा में। और कोटा में कब रोका गया? उसे 1834 में रोका गया। अब है डायन प्रथा उन्मूलन। राजस्थान में कुछ जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मार डालने की कुप्रथा थी। यह अंधविश्वास पर आधारित था। मेवाड़ और कोटा राज्यों में इस प्रथा का अत्यधिक चलन था। कहाँ पर? मेवाड़ और कोटा के अंदर। 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा की जानकारी मिलने पर एजीजी राजपुताना ने इस अमानवीय प्रथा को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाने के लिए रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया एवं कुछ रियासतों द्वारा इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। फिर है शैक्षणिक सुधार। भारतीय समाज में प्राचीन काल से शिक्षा का महत्व रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, उपाश्रय, पाठशाला, मकतब और मदरसे, मठ आदि रहे हैं। परिवार प्राथमिक व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे। पूछा जाए कि प्राचीन काल में प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से होते थे? तो परिवार होते थे। राजपुताना में भी शिक्षा विभिन्न कालक्रमों में गुजरी है। ब्रिटिश राज्य में 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा को देशी शिक्षा या इंडिजीनियस एजुकेशन, देशी शिक्षा या इंडिजीनियस एजुकेशन शब्द आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। इसका अर्थ क्या है? देशी शिक्षा। इसके बाद की शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार 19वीं सदी में एक और शिक्षा का पारंपरिक स्वरूप नजर आता है तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। 1819 में आधुनिक शिक्षा स्कूल अजमेर में खोला गया। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाई एवं केकड़ी में भी स्कूल खोले गए, लेकिन दोनों लोगों द्वारा ईसाई धर्म की दी जाने वाली शिक्षा का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप सभी स्कूल बंद कर दिए गए। पहला अंग्रेज आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खुला? अजमेर में खुला। कब खुला? 1819 में। 1835 में। कब? 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई। पूछा जाए अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया? तो 1835 में बनाया गया। अतः अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व बढ़ा। फलस्वरूप रियासतों में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने वाले स्कूल खुलने लगे। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपुताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी। किसको छोड़कर? जैसलमेर को। जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जहाँ क्रांति के समय तांता तोपे नहीं गए थे। ये इसे और क्या कहते हैं? इसे गलियों का शहर भी कहते हैं, सुनहरा शहर भी कहते हैं, पीला शहर भी कहते हैं, यानी कि पीली सिटी। और क्या कहते हैं? यहाँ ये एक ऐसी रियासत थी जिस पर किसी और शैली का, किसी बाहरी शैली का चित्रकला पर असर नहीं पड़ा। प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होकर हाई स्कूल बने। इनमें सबसे पहले अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना। सबसे पहले आधुनिक शिक्षा का स्कूल कहाँ खुला था? अजमेर में खुला था 1819 में। और जो सबसे पहले हाई स्कूल बना है वो भी 1851 में बना है। अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल में चेंज हुआ है 1851 में। रियासतों में हाई स्कूल कक्षाओं की पढ़ाई आरंभ हुई। राजपूत शासकों, रियासतों के शासकों, राजकुमारों, सामंतों के पुत्रों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का पृथक प्रबंधन करने के उद्देश्य से सन 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। कब हुई है? 1872 में हुई है। जो वायसराय लॉर्ड मेयो थे उनके नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। और की किसने? रिचर्ड बार्कने। किसने? रिचर्ड बार्कने की है मेयो कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन में वायसराय मेयो आ जाए तो मेयो आंसर नहीं करना है। स्थापना किसने की है? रिचर्ड बार्कने की है। किसकी? मेयो कॉलेज की। कहाँ? अजमेर में। कब? 1872 में, जिसका प्रथम सत्र 1875 से 76 में प्रारंभ हुआ। आगे दिया है पंडित जनार्दन राय ने। किसने? पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई। पेपर इन किताबों में से ही बनेगा, मोस्टली क्लियर होगा। अगर आपको छठी से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन याद है तो एक एक शब्द कुछ ढूंढना नहीं चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट है कि पंडित जनार्दन राय नागर इन्होंने की है
राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना किस उद्देश्य से, सभी के लिए शिक्षा, इस उद्देश्य से कब की है? 21 अगस्त 1937 में की है। अब आगे जो टॉपिक है वो क्या है? महिला शिक्षा। महिला शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया। कब? 1861 में। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। तो पहला हाई स्कूल कहाँ था? सरकारी स्कूल जो था वो हाई स्कूल में चेंज हुआ। कहाँ का सरकारी स्कूल? अजमेर का 1851 में। पहला आधुनिक शिक्षा का स्कूल खिला, लेकिन वो बाद में बंद हो गया था। कहाँ? अजमेर। कब? 1819 में। अब यहाँ बात आई है कि प्रथम सरकारी कन्या स्कूल ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया है अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में। कब? 1866 में। देशी रियासतों में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास हुए। परिणामस्वरूप उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, झालावाड़, टोंक, बीकानेर आदि रियासतों में भी कन्या विद्यालय खोले गए। अब प्रमुख जननायक है। राजस्थान की भूमि में कुछ ऐसे जननायक भी हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के साथ ही स्त्री शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किए। अब पहला है भोगीलाल पांड्या। कौन? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को राजस्थान में आदिवासियों का मसीहा या वागड़ का गांधी के नाम से जानते हैं। भोगीलाल पांड्या को किस नाम से जानते हैं? आदिवासियों का मसीहा या वागड़ का गांधी, इस नाम से जानते हैं। और इनका जन्म कब हुआ है? 1904 में डूंगरपुर में हुआ भोगीलाल पांड्या का जन्म। इन्होंने बच्चों एवं प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई। और जो भोगीलाल पांड्या है वो 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। इन्होंने और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। अब दूसरे हैं नाना भाई खांट, जो कि एक भील थे। सेंगाबाई और कालीबाई, हमें पता है ये किससे संबंधित है? रास्तापाल कांड से संबंधित है। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। राज्य के पुलिस अधिकारी ने नाना भाई को पाठशाला बंद करने के लिए कहा। उन्होंने मना करने पर उनकी हत्या कर दी गई। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला से दूर दूसरे अध्यापक सेंगा भाई को भी फौज में क्रूरता से पीटा और उन्हें वहां उनके पीछे घसीट कर ले जाने लगे। किसी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई, कालीबाई क्या थी? एक भील बालिका थी। पूछा जाए कि जैसे गोविंद गुरु का पूछा गया था कि वो किस परिवार से संबंधित है, तो उनका क्या था? बंजारे परिवार। तो कालीबाई क्या थी? भील थी, 13 वर्षीय थी, जो कि खेत में घास काट कर आ रही थी। भीड़ को चीरते हुए वाहन के पीछे भागी और सेंगाबाई की रस्सी को दांतले से काट दिया और उसे बचा लिया। होता है क्या? सेंगाबाई के पास जाते हैं अंग्रेज, कहते हैं कि तुम कॉलेज अपना स्कूल बंद करो। सेंगाबाई कहते हैं नहीं करेंगे। सेंगाबाई को बांध कर ट्रक के पीछे घसीट रहे होते हैं, कोई नहीं आता। कालीबाई जब अपनी घास काट के आ रही होती है खेत में से, तो उसके हाथ में दांतली होती है, वो रस्सी काट देती है। जैसे ही देखते हैं तो ट्रक में जो अंग्रेज फौजी होते हैं वो उसे गोलियों से मार देते हैं। अल्पायु में बालिका शहीद हो गई। नाना भाई खांड सेंगाबाई कालीबाई के त्याग ने शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। और जो कालीबाई है, इससे देखो कितना अच्छा इसने दक्षिणा दी है, गुरु दक्षिणा दी है। तो इसे क्या कहते हैं? राजस्थान के एकलव्य। और राजस्थान में साक्षरता की देवी भी किसे कह रहे हैं? कालीबाई को ही कह रहे हैं। और कालीबाई और जो नाना भाई खांट है, इनकी क्षत्रिय अकादमी की स्मारक जो है वो कहाँ पर है? गैपसागर डूंगरपुर में ही है। फिर है करणी सिंह। बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह का जन्म 1924 में हुआ। 1952 से 77 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे। इनके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए। सह शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित किया। छात्रवृत्ति की शुरुआत भी की इन्होंने। और हमें पता है बीकानेर में क्या है? पहला खेल विद्यालय है राजस्थान का, शार्दुल खेल विद्यालय। अब है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये क्या है? राजस्थान के प्रथम मनोनीत, या पूछा जाए कि ओवरऑल जो फर्स्ट सीएम थे राजस्थान के वो ये हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में। कहाँ हुआ इनका जन्म? जोबनेर जयपुर के अंदर हीरालाल शास्त्री का एक कृषक परिवार में हुआ। प्रारंभ से ही समाज सेवा की भावना इनके मन में रही, जिनके कारण इन्होंने जयपुर राज्य की सेवा का परित्याग कर दिया। सन 1929 में इन्होंने दूरस्थ एवं पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जहां इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहां समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया गया। जीवन कुटीर की स्थापना की गई 1929 में। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। इन दोनों ने वनस्थली शुरू किया, जो कि अभी वर्तमान में टोंक में है, और मुख्यतः महिला शिक्षा के ऊपर केंद्रित था। ये आगे चलकर प्रजामंडल में भी सक्रिय रहे। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं
30 मार्च 1939 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की, जो वर्तमान में काम पर है, टोंक पर है। अब आगे है रतन शास्त्री। इनकी वाइफ कौन थी? रतन शास्त्री। अब उसके बारे में, उनके बारे में ही है। रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। महिला एवं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण इन्हें कई सम्मान मिले, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण एवं जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख हैं। अब अगली हैं किशोरी देवी। किशोरी देवी का नाम हम सीकर प्रजामंडल में सुनते हैं। तो ये क्या करते हैं? 10,000 महिलाओं के साथ में एक जाट महासभा का आयोजन करती हैं। उस समय में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई, तो काफ़ी बड़ी बात थी। क्या है? किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारों के पास झुंझुनू जिले में हुआ। 1938 में इनके पति श्री सरदार हरलाल सिंह को वहाँ के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाला। इसके खिलाफ किशोरी देवी ने आंदोलन किया जलाया। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह भी किया। महिलाओं के उत्थान के लिए सामाजिक सुधार एवं स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। फिर है मामा बलेश्वर दयाल। ये पेपर में अगर सोचेंगे ये कौन नाम कहाँ से आ गया? मामा बलेश्वर दयाल 10 मार्च 1905 को जन्मे मामा बलेश्वर दयाल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने भील जाति जनजाति विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम किया। लाइन आएगी सीधा। जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया? जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया? मामा बलेश्वर दयाल ने चलाया। अब है शब्दावली। पहला है उन्मूलन, जिसका अर्थ है समाप्त करना, और दूसरा है प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिजीवी या ज्ञानवान। अभ्यास प्रश्न है, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, ये सारी थी। 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? अजमेर में खोला गया। 1851 के अंदर जो पहला हाई स्कूल था, जो सरकारी स्कूल था अजमेर का, वो 1851 में हाई स्कूल में चेंज हो गया। फिर दास प्रथा और अमृता देवी, मेयो कॉलेज, विद्या भवन, इन सभी का संबंध कहाँ से है, किससे है? तो बताइए, मैच करने हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? अभी भी पढ़ा कि किसने थी? रतन शास्त्री, वाइफ ऑफ हीरालाल शास्त्री, उन्होंने की थी। वर्तमान में है कहाँ पे? ये टोंक में। और इसका उद्देश्य क्या था? कमेंट में लिखकर बताइए। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने का कारण क्या था? यही था कि वो ईसाई धर्म से ज़्यादा प्रभावित थी, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। अब बोला जाए कि जो एक थोड़े बड़े क्षेत्र में भारत में बोली जाती थी, वो नहीं थी। तो ये कुछ कारण हो गया। और भी कारण है वो आप कमेंट में लिखकर बताइए। नाना भाई, सेंगा भाई, काली बाई की जीवनी बताइए। बाल विवाह किसे कहते हैं? ये हमारा होता है यहाँ पे 8वां पाठ पूरा। कल हम करेंगे 9वां पाठ, जिसमें है संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ये पाठ करने के बाद हमारे जो 7वीं के राजस्थान अध्ययन है वो पूरी हो जाएगी। फिर हम 8वीं की सीरीज़ करेंगे। ये जो सीरीज़ चल रही है, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, क्योंकि राजस्थान में एग्ज़ाम काफ़ी हो रहे हैं, काफ़ी जो हैं एस्पिरेंट्स हैं राजस्थान एग्ज़ाम्स के। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अभी जितने सब्सक्राइबर हैं 176, 174, 76, सिर्फ उतने हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।